इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देखो हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इस तरीके से एलिमेंट रहेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड और ये पी क्यू आर। ठीक है, ये 3x3 इस ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, जिसमें फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं ए बी सी, सेकेंड रो में एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं एक्स वाई जेड और थर्ड रो में एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, फिर ए एक्स पी हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे बी वाई क्यू और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे सी जेड आर। इतना क्लियर हुआ होगा। तो गिवन मैट्रिक्स को इनटू नॉर्मल फॉर्म में टर्न करना मतलब क्या होता है, देखो सिर्फ हमें क्या करना होगा, डायगोनली एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, जो भी यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उन प्लेसेस पे क्या लिखना होगा, हमें 1 लाना होगा। क्या कहा, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना मतलब क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे हमें क्या लाना है 1 1 1 आना चाहिए और सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं टर्निंग मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। इतना क्लियर है। तो सपोज अगर हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो उससे नॉर्मल फॉर्म बनाने की 3 केसेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। देखो कैसे, सिर्फ ए का जो पोजीशन है ना, कि ये जो ए लिखा है ना, उसका पोजीशन क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 से डिनोट करेंगे, वहीं पर 1 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर 1 आएगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ये 0 आ सकता है, ये 0 आ सकता है, यहाँ पर भी 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, ये 1 केस हो गई। क्या कहा था, मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाना मतलब क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे 1 1 पुट करना है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ जाए। ठीक है, पहला वाला आ गया तो बाकी के 2 नहीं आ गए, यानी कि A22 पोजीशन और ये A33 पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट्स हमें 0 0 मिला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये होगी केस 1। इसके बाद केस 2 क्या हो सकती है, A11 का पोजीशन और ये A22 का पोजीशन क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा और बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ये A33 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड केस हमारे पास इस तरीके से आ सकती है, 1 0 0 लिखा, उसके बाद 0 1 0 कर दिया, उसके बाद 0 0 और ये 0 कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड केस क्या अवेलेबल हो सकती है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला 1 0 0 0 1 0 और ये क्या लिखा 0 0 1, यानी कि जो 3 डायगोनल एलिमेंट्स थे उन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स पे हमें 1 1 मिल गया। ठीक है, पहले केस में सिर्फ पहले जगह पे मिला, पहले वाले डायगोनल एलिमेंट्स में 1 मिला, बाकी के दोनों 0 लिखे और सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 लिख दिए। ये केस हो जाएगी। तो इन तीनों फॉर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं। सेम कंसेप्ट को हम लोग और एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो सेम एग्जाम्पल को, यानी कि सेम कंसेप्ट को मैं और एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले केस में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना लिया था, 3x3 लिया था। अभी हम लोग मैट्रिक्स बी लेंगे, उसका ऑर्डर ले लेते हैं 3x4। ठीक है, ये लिख लेता हूँ, फिर मैं ए बी सी ये डी लिखा, पी क्यू आर एस लिख दिया और ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अभी लिखे हुए मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 3 रो है, पहले रो को प्रेफरेंस होता है 3 रो और 4 कॉलम, यानी कि इसकी ऑर्डर कितनी है 3 × 4। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन हमेशा हमें मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स पे ही क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। इसका मतलब वो कैसे हो सकता है, एक ही जगह पे 1 होगा और बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये 0 0 0 और उसके नीचे ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद A22 पोजीशन के बाद डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा, A22 ही होगा, सॉरी A11 पोजीशन के बाद दूसरा वाला डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा, A22 होगा। ठीक है, तो वो सेकंड केस हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में तो क्या होगा, सिर्फ A11 पोजीशन पे 1 लाना है, तो ये यहाँ पर 1 ले लिया और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे 0। तो ये फर्स्ट केस हो गई। ठीक है, दूसरी केस क्या हो सकती है हमारे पास, 3x4 मैट्रिक्स के ऑर्डर में दूसरी केस देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1, ये 0 0 0, ये 0 यहाँ पे 1 होगा, बाकी के दोनों जगह पे 0, ये 0 0 0 0। ठीक है, ये 3x4 का मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे बना दिया, जहाँ पर A11 पोजीशन और ये A22 पोजीशन है ना, जो डायगोनल एलिमेंट, वहीं पे हम लोगों ने 1 1 ला दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाले मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0। ठीक है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास A11 A22 और A33 इसी पोजीशन पे 1 आ सकता है, जो कि हम लोगों ने बना दिया। वो आने के बाद बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x4 का मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म की केसेस क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो गिवन मैट्रिक्स से नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए हमें रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन ये दोनों यूज़ करने होते हैं। हम शुरुआत रो ऑपरेशन से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शुरुआत कॉलम ऑपरेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट यूज़ करने होंगे, यानी कि रो ऑपरेशन यूज़ करने के बाद हमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एक्चुअल स्टेप्स क्या रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में लर्न करेंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक आइडिया बताना था कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, बेसिकली फिर डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 लाना होता है, जिसकी केसेस या फिर पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी ये ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल मैट्रिक्स यानी कि जिनका एम और ये एन ये रो और कॉलम जब सेम नहीं रहेंगे तो उसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जिसको एग्जांपल हम लोगों ने मैट्रिक्स बी में लिया था। तो पॉसिबल केसेस ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या थी, A11 पोजीशन पे 1, या यहाँ पर A11 और ये A22 पोजीशन पे 1, और यहाँ पर तीनों डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे 1 1 ले लिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों केसेस किसकी है, नॉर्मल फॉर्म के, ये और ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो लिया था उसके नॉर्मल फॉर्म ये हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो जाता है आपको ये अच्छी तरीके से, तो उसके बाद हम लोग आते हैं रैंक इस वर्ड के ऊपर। तो रैंक क्या होता है, देखो मैट्रिक्स को अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं तो उसके बाद हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, क्या कहा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने। ये पहले वाले केस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, देखो ये पूरा का पूरा जीरो रोज हो गया, और ये सेकेंड वाला भी पूरा का पूरा जीरो रोज हो गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये एक ही है जिसमें 1 ये एलिमेंट है। तो इसके कारण इसका रैंक कितना हो जाएगा, अगर ये वाला नॉर्मल फॉर्म आता है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर गिवन मैट्रिक्स को इवेल्यूएट करते करते नॉर्मल फॉर्म ये आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 2। ये पहले वाले रो में नंबर ऑफ 1 है, ये दूसरे वाले रोज में यहाँ पर भी 1 है, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 2 हो जाएंगे। देयरफॉर मैट्रिक्स का इस वाले केस में मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म ये वाले केस के अंदर आ जाएगा तो इस केस में मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3, बिकॉज हियर 3 आर द रोज इन विच 1 इज प्रेजेंट, यानी कि नंबर ऑफ जीरो रोज तो एक भी नहीं है, नंबर ऑफ 3 रोज ऐसे है जिसमें 1 एक एलिमेंट है। इतना समझ हो गया। तो ये थर्ड वाला केस अगर आता है नॉर्मल फॉर्म का इस मैट्रिक्स के लिए बनकर, तो उसका रैंक कितना कहेंगे हम लोग, 3 कहेंगे। इतना क्लियर है। सिमिलरली सेम कंसेप्ट इज अप्लाई फॉर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बी ऑल्सो, ठीक है। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अगर हमें इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से मिलता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, ये एक ही पहला वाला, इसके कारण इस मैट्रिक्स बी का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर गिवन मैट्रिक्स बी को अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला पार्ट आ जाएगा तो हम लोग इसका रैंक कितना कहेंगे, 2 कहेंगे, बिकॉज हियर 2 आर द रोज विच आर नॉन जीरो रोज, ठीक है। समझ में आया, यानी कि पहले वाले एलिमेंट पे भी रो में भी 1 है और दूसरे वाले रो में भी 1 है, तो इसके कारण नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने यहाँ पर 2 है। देयरफॉर मैट्रिक्स बी का रैंक कितना होगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर मैट्रिक्स बी के लिए रैंक ये वाले केस में अगर आता है, या नॉर्मल फॉर्म अगर ये वाले केस में आता है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 3, बिकॉज 3 आर द नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो रोज, 3 आर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि हर एक रो में 1 1 एलिमेंट है। इसके कारण ये वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स बी का रैंक कितना हो जाएगा, 3, जब हमें नॉर्मल फॉर्म इस ये वाले केस का मिलता है, यानी कि थर्ड केस वाला मिल जाता है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया हुआ होगा। तो अभी हम लोग रिड्यूस सम गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म आने की अलग अलग केसेस हो सकती है। ये सिर्फ इस वाले एलिमेंट पे 1 आएगा, या फिर इन दोनों पे आ जाएगा, या फिर इन तीनों पे आ जाएगा, या फिर इन चारों डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 आ सकता है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो गिवन मैट्रिक्स से नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो A11 पोजीशन है ना, A6 यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पार्ट पे आया, यानी कि A11 पोजीशन पे आया, तो ये 6 की जगह पे हमें क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। और ये 6 की जगह पे 1 लाने के लिए हम लोग रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन, इन दोनों में से जो भी हमें कन्वीनियंट होगा वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या कन्वीनियंट होगा, ये C1 कॉलम को अगर मैं C2 कॉलम से रिप्लेस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर मुझे डायरेक्टली 6 की जगह पे 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा, C1 लिखा पहले, ये C1 है ना, C1 चेंज हो रहा, तो ये C1 इंटरचेंज बाय
C2, ऐसा लिखा नहीं C1 चेंजेस टू C1 इंटरचेंज बाय C2। फर्स्ट क्या लिखा है, ये C1 लिखा है, इसका मतलब चेंजेस C1 कॉलम में ही होगी। ये फर्स्ट क्या लिखा है हम लोगों ने लेफ्ट साइड में, पहला क्या आया C1 आया है, तो इसका मतलब C1 कॉलम में ही चेंजेस होने वाले, फर्स्ट कॉलम में ही चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या हो गए, C1 विल बी रिप्लेस बाय द C2 कॉलम, ठीक है। तो ये रैंक निकालेंगे हम लोग और इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, तो उस केस में आगे चलकर हमें ए इक्वल टू नहीं लिखना है, क्या करेंगे फिर ए लिखकर ऐसा एक नेगेशन का साइन लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट वाला कॉलम दूसरे वाले कॉलम से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बाजू में ये 6 4 10 16। नेक्स्ट कॉलम क्या लिखना होगा, देखो C3 कॉलम और C4 कॉलम विल बी एज इट इज़, यानी कि 3 6 9 ये 12 एज इट इज़, और ये क्या होगा 8 -1 7 ये 15 एज इट इज लिखा C4 कॉलम, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर 1 आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या कहा A11 पोजीशन पे 1 आता है, तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। ये 1 यूज़ कर हम लोग नीचे 0 लाएंगे, क्या कहा ये 1 यूज़ कर हमें नीचे 0 लाना है, या फिर ये 1 यूज़ कर हमें राइट साइड में 0 लाना है, उसी 1 के राइट साइड में 0 लाना है, यानी कि इस 1 के नीचे 0। अगर इस 1 के नीचे 0 लाएंगे तो हम लोग रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और इस 1 के राइट साइड में 0 लाएंगे तो हम लोग कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये साइड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट रो का पार्ट है, तो रो दिखता है तो उस वक्त हम लोग कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और ये नीचे वाला पार्ट कॉलम का हिस्सा लग रहा है, लेकिन उस वक्त हम लोग रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यानी कि इस 1 के नीचे 0 और इस 1 के बाजू में 0 आ जाने के बाद हमें ये 1 बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, अभी देखो ये 1 यूज़ कर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि ये 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स एक तो 0 करो, इस 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 करते वक्त हमें रो ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। उसके बाद इस 1 के साइड वाले एलिमेंट्स हमें 0 करने होंगे, साइड वाले एलिमेंट्स 0 यूज़ करते वक्त हमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने होंगे, ठीक है। इस 1 के नीचे सारे 0 आ गए, और या फिर इसके बाद इस 1 के साइड में सारे 0 आ गए, तो इसके बाद हम लोग ये वाला 1 यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। तो या इससे हम लोग साइड में 0 या फिर नीचे 0 लाने के लिए रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन में से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से रो ऑपरेशन से, ठीक है। ये 2 किस रो का पार्ट है, क्या कहा ये 2 किस रो का पार्ट है, ये 2 है सेकेंड रो का पार्ट, तो क्या लिखा सिंपली R2 लिखा। R2 की जगह पे है कितना 2 है, क्या कहा R2 की जगह पे कितना है 2 है, तो 2 - 2 करूँगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, तो ये 2 - 2 लिख दिया डायरेक्टली। लेकिन यूज़ क्या करना हमें, ये वाला 1 यूज़ करना, और ये वाला 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो इसके कारण ये ऑपरेशन इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद कॉमा दे दिया। ये 3 किस रो का पार्ट है, ये 3 थर्ड रो का पार्ट है, तो जिसके कारण यहाँ पर R3 लिखा। -3 - 3 करेंगे तो 0 होगा, तो R3 की जगह पे 3 है, तो 3 - 3 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। लेकिन ये 1 तो यूज़ करना ही है, और ये 1 किस रो का पार्ट है, R1 इस रो का पार्ट है, तो इस साइड में क्या लिखेंगे R1। सिमिलरली ये 4 किस रो का पार्ट है, फोर्थ रो का पार्ट है, तो ये R4 लिखा। R4 की जगह पे है कितना 4 है, तो 4 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। लेकिन ये वाला 1 यूज़ करना है, इसको भूलना नहीं, तो ये वाला 1 यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में होने के कारण यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें R1 लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी देखो इतना करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, लेफ्ट साइड में R2 आया है, इसका मतलब R2 में चेंजेस होगा। लेफ्ट साइड में R3 आया है, इसका मतलब R3 में चेंजेस होगा। और लेफ्ट साइड में R4 आया हुआ है, तो इसका मतलब R4 में चेंजेस होगा। तो चेंजेस कौन से रो में नहीं होंगे, तो फर्स्ट रो में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये A लिखा, ये नेगेशन साइड दे दिया, ये मैट्रिक्स का ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद फर्स्ट रो मुझे एज इट इज लिखना होगा, दैट इज़ 1638 ये एज इट इज लिखा। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो मैट्रिक्स नंबर्स बहुत छोटे रहेंगे, मैट्रिक्स में हमेशा 1 डिजिट नंबर रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग मैट्रिक्स में रैंक निकालते वक्त 2 + 2 ऐड करने के लिए कैलसी ही यूज़ करो, या फिर 2 - 6 भी होता है, या फिर 3 - 2 भी होता है, या फिर 3 - 1 होता है। जो भी कैलकुलेशन रहेगा नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप लोग उसको कैलसी से ही यूज़ करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है। क्या कहा, अगर भले सिंपल नंबर लग रहे हो आपको रैंक निकालते वक्त, लेकिन आप लोग उसको कैलसी से ही ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 करना है तो भी आप लोग कैलसी ही यूज़ करो। ऐसा क्यों बता रहा हो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये नंबर 4 है, और ये नंबर 4 किस रो का पार्ट है, R2 रो का पार्ट है, तो 4 - 2 तो करना है हमें। ये 4 सेकेंड रो का पार्ट है, यानी कि R2 रो का पार्ट है, तो 4 - 2 तो करेंगे ना। यहाँ पर
ऑपरेशन में लिखा है 4 माइनस 2 इंटू क्या करना है बाजू में R1 लेना, और R1 की जगह पे है कितना ऊपर 6 है, समझ में आ रहा है। 4 माइनस 2 इंटू ऊपर का कितना वैल्यू 6 है, तो देखो कैलसी करेंगे 4 माइनस 2 इंटू ऊपर का वैल्यू 6, ये 4 R2 की वैल्यू, ये -2 इक्वेशन में था, और ये 6 R1 की वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा -8 आ जाएगा। इक्वेशन आप लोग सिर्फ प्रॉपरली लिखो, और ये वाला काम आपको कैलसी से ही करना है, ओरली कर सकते हो लेकिन मैंने कैल से ही रिकमेंड किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है -8 लिख देना है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद R2 की जगह पहले हम लोग R2 रो का ही काम कंप्लीट कर देंगे। R2 रो में नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 6 माइनस 2, R2 की जगह पे 6 आएगा, 6 माइनस 2, और R1 की जगह पे कितना है ऊपर 3 है, तो क्या करेंगे देखो R2 की जगह पे ये 6 लिखा, 6 माइनस 2 इंटू ऊपर कितना था 3 था ना, तो ये सिर्फ मैंने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। R2 की जगह पे 6 है, देखो R2 की जगह पे 6 है, -2 था इक्वेशन में, और R1 6 के ऊपर वाला R1 वो एलिमेंट्स कितना है 3 है, तो वो ये आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग सिंपली 0 लिख देंगे। इसी तरीके से अभी साइड में -1 या R2 इस रो का हिस्सा है, ये -1 R2 रो का हिस्सा है, तो -1 -2 इंटू -1 के ऊपर आया हुआ नंबर कितना 8 है, यानी कि R1 की वैल्यू उस केस में कितनी होगी 8 हो जाएगी। तो देखो -1 लिखा, -2 किया, इंटू क्या करना है हमें 8 करना है, -17, तो ये -17 यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर हो रहा है। मैंने देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है रैंक निकालते वक्त कैलसी पे ही करनी है, इक्वेशन देखने से। अभी R3 रो के बारे में देखेंगे। और ये 3 - 3 तो कर दिया था हम लोगों ने। 10, ये 10 किस रो का पार्ट है, ये 10 थर्ड रो का पार्ट है, राइट। यहाँ पर तो 10 - 3 तो करेंगे हम लोग। 10 - 3 करने पर ऊपर क्या है 6 है, R1 का पार्ट कितना होगा 6 होगा, तो 10 - 3 इंटू 6, 10 - 6 इंटू कितना होगा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 6 है वो, 3 इंटू 6 आंसर आएगा -8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग सिंपली -8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 9 किस रो का पार्ट है, थर्ड रो का पार्ट है, 9 थर्ड रो, 9 - 3 करना है, ये पहले लिख दिया 9 - 3 लिख दिया, इंटू 3 के ऊपर ये 3 है ना R1 का पार्ट, वो कितना होगा 3 होगा, तो R1 की जगह पे 3 लिख देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली 0 लिख दिया। इतना आया समझ में। आफ्टर दैट ये 7 R3 रो का पार्ट है, क्या कहा ये 7 R3 रो का पार्ट है, 7 - 3 इंटू ऊपर का R1 कितना है 8 है, तो ये 7 - 3 इंटू ऊपर R1 की जगह पे कितना था 8 था, तो वो उसको इक्वल करने पर आंसर कितना मिलता है हमें -17, तो यहाँ पर -17 पुट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी लास्ट रो दैट इज R4 रो, ठीक है, यानी कि 4th रो सिंपली। तो 4th रो में ये 16 आया हुआ है, 16 - 4 करना है, और R1 क्या लेंगे हम लोग 6 ले लेंगे, ठीक है। तो 16 - 4 इंटू 6, 16 - 4 इंटू 6, तो आंसर कितना आता है -8। R4 16 की जगह पे -4 इंटू R1 की जगह पे 6, आंसर कितना आएगा -8 आ जाएगा। आफ्टर दैट 12, ये 12 R4 का पार्ट है, 12 - 4 इंटू R1 की जगह पे 3 है, ठीक है, तो वो आंसर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। मैं जानता हूँ 0 हो रहा है, फिर भी आपको कैलसी करने की आदत पुट करनी है, ठीक है, आदत डाल देनी है। तो ये R4 कितना होगा 12 - 4 इंटू 3, कितना आया आंसर 0 ही आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें लास्ट में ये 0 लिखना होगा, ठीक है। प्रिडिक्ट मत करना कि यहाँ पर -17 आएगा, करना है आपको क्या कहा, प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ऊपर दोनों केसेस में -17 मिला है तो यहाँ पर भी -17 हो सकता है, नहीं। आप लोग सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में R4 की जगह पर कौन सा नंबर आया हुआ दिख रहा है 15, तो 15 माइनस क्या करना होगा हमें 15 - 4 इंटू R1 कितना है 8 है, तो 15 - 4 इंटू कितना था ऊपर ये 15 R4 -4 इंटू R1 की जगह पे कितना है ऊपर 8 है, तो 15 - 4 इंटू 8 कितना आंसर आता है देखो -17। ये आया इसलिए हम लोगों ने लिखा, प्रिडिक्ट करके नहीं लिखा था। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा देखो, अभी ये 1 यूज़ करके हम लोगों ने नीचे 0 लाए, नीचे 0 तब मैंने क्या बताया था नीचे 0 लाना मतलब उसके इसमें रो ऑपरेशन यूज़ किए करने होंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे ये वाला 1 यूज़ कर साइड में 0 लाएंगे, क्या कहा ये वाला 1 यूज़ कर साइड में 0 लाएंगे। साइड में 0 जब लाएंगे तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना होगा कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो देखो ये ए कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने होंगे, यानी कि ये 6 किस कॉलम का हिस्सा है सेकेंड कॉलम का हिस्सा, तो ये C2 -
C2 की जगह पे है कितना 6, तो 6 माइनस 6 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो C2 माइनस 6 किया, लेकिन कौन सा कॉलम का 1 यूज़ करना है, ये C1 कॉलम का 1 यूज़ करना है। तो साइड में क्या लिखना होगा 6 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर से एक कॉमा दे दिया। 3 ये किस कॉलम का हिस्सा है, थर्ड कॉलम का हिस्सा, तो ये C3, 3 माइनस 3 करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो C3 माइनस 3 करेंगे सिंपली। लेकिन ये 1 तो यूज़ करना ही है, और ये 1 किस कॉलम का पार्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का, यानी कि C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 और कॉमा, और एक क्या आ जाएगा लास्ट वाला कॉलम, दैट इज C4 कॉलम। वहाँ पर क्या है 8 है, तो 8 माइनस 8 करने पर काम तो हो जाएगा, तो ये C4 माइनस 8 करेंगे। ये 1 यूज़ करना है, और ये 1 किस कॉलम का पार्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का, तो साइड में क्या लिखना होगा C1। इतना क्लियर हो गया। देखो ये 0 अगर इंटू भी होंगे किसी नंबर से, इनमें अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये सेम एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 0 था। ठीक है, इसका मतलब चेंजेस कहाँ पर हो गए, कॉलम ऑपरेशन करने पर सिर्फ 6, 3 और 8 की जगह पे हमें डायरेक्टली 0 लिखना है, अंदर के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो गए। आप लोग चाहते तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ए का नेगेशन मतलब इक्वल टू नहीं देना, ए नेगेशन लिखा। ये ऑपरेशन करने के बाद चेंजेस कहाँ पर होंगे, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दिया, चेंजेस यहाँ पर होंगे ना, वो 0 0 कर दिए। ये -8 होगा, ये 0 होगा, ये -17 होगा, फिर से -8 0 -17, आफ्टर दैट -8 0 और ये -17। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें A22 पोजीशन पे 1 लाना होगा। क्या कहा, इतना क्लियर है, यानी कि A11 पोजीशन में हम लोगों ने 1 लाया, नीचे के सारे 0 एलिमेंट और उसके साइड में सारे 0 एलिमेंट कर दिए। उसके बाद हमें A22 पोजीशन पे 1 लाना है। तो A22 पोजीशन पे 1 लाने के लिए हम लोग सेकेंड रो को या फिर सेकेंड कॉलम को किसी ऐसे पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते या फिर इंटू भी कर सकते, ताकि हमारा काम हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, C2 कॉलम में क्या कहा, C2 कॉलम को मैं -1/8 से इंटू कर देता हूँ। क्या कहा, C2 ये जो कॉलम है उसको मैं किससे इंटू कर दूंगा, -1/8 से। तो इधर मेरा काम 1 हो जाएगा। A22 पोजीशन को मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं A22 पोजीशन को ही फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो A22 पोजीशन पे 1 लाने के लिए C2 कॉलम को हम लोग किससे इंटू करेंगे, -1/8 से इंटू करेंगे। और साथ साथ में ये -1/17 कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रहा है, तो वो C4 कॉलम में आया, तो उसको भी छोटा करने के लिए उसको -1/17 से इंटू कर देंगे या फिर -17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो लेफ्ट साइड में तो ये ए नेगेशन रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कौन सा कॉलम चेंज नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम चेंज नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमें एज इट इज लिखना है, ये 1 0 0 0 लिखा। यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, ये 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, देखो अभी इसके बाद हमें सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। यानी कि देखो जब यहाँ पर 1 आया था तो ये 1 यूज़ करके हम लोगों ने नीचे 0 लाए थे और साइड में 0 लाए थे, राइट। तो अभी क्या करना है, तो इसका मतलब R1 और ये C1 का काम हो गया। अभी मैं R1 रो और ये C1 कॉलम यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इस 1 के नीचे 0 और साइड में 0 आ चुके हैं, इसके कारण हम लोग R1 रो और C1 कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो 1 आ गया, A22 पोजीशन पे 1 आ गया। तो प्रीवियस स्टेप में जैसे हम लोगों ने नीचे 0 साइड में 0 लाए थे, वही काम अभी आगे क्या करना है, कब करना है, A22 पोजीशन में 1 आने के बाद करना है। यानी कि A22 पोजीशन पे जो 1 है उसके नीचे 0 लाने के लिए हमें रो ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। वो करने के बाद ये जो A22 पोजीशन पे 1 है उसके साइड में 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। ठीक है, यही काम करना है। तो A22 पोजीशन पर ये तो 1 है, इस 1 के नीचे 0 लाना है, तो हमें क्या करना होगा, रो ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। R3 रो में ये 1 है, तो वो 1 की जगह पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली R3 माइनस R2 करना होगा, राइट। और ये R4 ये जो 1 है ना R4 रो में, तो यहाँ पर भी 0 लाने के लिए क्या करना होगा, R4 माइनस R2 ही यूज़ करना होगा। आप लोग R4 माइनस R3 मत करो, जरूर होता है वो, लेकिन वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें A22 पोजीशन का ही 1 यूज़ करना होगा। क्या कहा, A22 पोजीशन का ही 1 यूज़ करना होगा। यहाँ पे आंसर आ सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं कंसेप्ट बिल्ड करने के पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। R3 माइनस R4 करोगे तो ये, या फिर R4 माइनस R3 करोगे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आगे चलकर रॉन्ग हो जाएगी, कंसेप्ट प्रॉपरली बिल्ड नहीं होगी रैंक निकालने के लिए। तो क्या कह रहा हूँ, A22 पोजीशन में 1 आने के बाद ये वाला 1 यूज़ कर ही आप लोग नीचे 0 बनाओ, नीचे 0 बनाने के बाद साइड में 0 बनाओ। आफ्टर दैट तीसरी पोजीशन में 1 आएगा, वो 1 यूज़ करके नीचे 0 फिर साइड में 0। इसी तरीके से हमें प्रोसीड करते होता है डायगोनली एलिमेंट्स
पे 1 1 लाना होता है, ठीक है। तो अभी के केस में इतना पता चल गया कि R3 की जगह पे हमें 0 लाना है और उसके लिए A22 पोजीशन का 1 यूज़ करना है। वो कैसे हो जाएगा पॉसिबल, R3 माइनस R2 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, R3 माइनस R2 लिखेंगे। सिमिलरली R4 माइनस R2 भी तो करना होगा ना, R4 माइनस R2 भी करना होगा, ठीक है। तो देखो चेंजेस R3 और R4 इन्हीं रो में होंगे, तो ये A नेगेशन डाला, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0 0 0, सेकेंड रो भी एज इट इज़ 0 1 0 1, साइड में क्या रहेगा, ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 0 0 0 0 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी A22 पोजीशन पे 1 है, उसके नीचे सारे के एलिमेंट 0 है। अभी A22 पोजीशन पे 1 आने का तो उसका साइड में 0 लाना है, यानी कि जो 1 है ये 1 किस कॉलम का हिस्सा है, C4 कॉलम का हिस्सा है। तो C4 माइनस क्या करना होगा, ये जो C2 कॉलम में 1 आया वो तो यूज़ करना ही होगा, इसका मतलब C4 माइनस सिंपली C2 लिख देंगे, ठीक है। ये C4 माइनस सिंपली क्या लिखा, C2 लिख दिया। तो चेंजेस कहाँ पर होने वाले हैं, चेंजेस सिर्फ C4 कॉलम में ही होंगे, C1 C2 C3 ये कॉलम हमें एज इट इज़ लिखने होंगे, राइट। तो ये A लिखा, A के बाद नेगेशन दे दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहले 3 कॉलम एज इट इज़, तो ये पहले 3 कॉलम एज इट इज़ लिखने हैं हमें, 0 0 0 0, थर्ड कॉलम लिख दिया। ये लास्ट वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना ये। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि ऐसे रोज बताओ जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसे रो 2 ही है, पहले 2, इसके कारण गिवन मैट्रिक्स ए का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म जब कंसेप्ट को देख रहे थे तो उसके अंदर ही लास्ट में मैंने बता दिया था कि रैंक क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स हम लोग क्या कह सकते हैं, 2, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2, ठीक है। ये लास्ट में जो हम लोगों को आया है ए नेगेशन में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। और मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखकर हम लोग उस मैट्रिक्स का रैंक भी बता सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर और समझ में भी अगर पहला सम था इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस सम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है आज के लिए सब में या फिर और दूसरे कोई सब में तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक प्रैक्टिस सम के साथ।